नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए आईएससी मैथमेटिक्स एस बुक से पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूं और चैप्टर का नाम है रिलेशन। बच्चों, रिलेशन जो है ना वो रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट है और रिलेशन फंक्शन में टोटल 3 चैप्टर्स आपने पढ़ने हैं। पहला रिलेशन जो आज हम शुरू करेंगे, दूसरा फंक्शन आएगा और तीसरा आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और तीनों चैप्टर्स से बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपने इन 10 मार्क्स के क्वेश्चन को अच्छी तरह से पक्के कर लेने, क्योंकि अगर आप अच्छी तरह पढ़ाई करोगे, इन चैप्टर्स को ढंग से पढ़ लोगे, तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये 10 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। और मैं भी आपके लिए देखो अब वीडियोस अपलोड करूंगा, तो आप अगर मेरी वीडियोस को देखोगे तो आपको 100% बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, इसलिए आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए, मेरे चैनल में बने रहिए। तो आज मैं आपको रिलेशन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। रिलेशन चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले बच्चों बेसिक कंसेप्ट को समझना है। बेसिक कंसेप्ट में डेफिनेशन और टाइप ऑफ रिलेशन को समझना है। उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आएंगे। एक्सरसाइज एक ही है, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले बेसिक कंसेप्ट में आएंगे। अब समझते हैं रिलेशन की डेफिनेशन को। मतलब रिलेशन की डेफिनेशन आपके सामने लिखी है कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। और यहां पर जो डेफिनेशन लिखी है ना, इसको अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। उसके लिए हमें यहां पर पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट डिफाइन करना पड़ेगा और फिर उसके सबसेट्स डिफाइन करने पड़ेंगे, और वो जो सबसेट्स बनेंगे वही आगे जाके रिलेशंस बन जाएंगे। तो बच्चों प्रोसेस कैसे होगा वो पूरा डिटेल में अभी आपको मैं समझाता हूं। सबसे पहले मैं यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट डिफाइन करता हूं। उसके लिए हम यहां पर दो डिफरेंट सेट्स लेट कर लेते हैं। पहला सेट ए लेंगे जिसके एलिमेंट्स 1 और 2 है, और दूसरा सेट बी लेंगे जिसका एक ही एलिमेंट 3 है। इन दोनों के बीच में हम कार्टेशियन कराएंगे तो हमें ए क्रॉस बी मिल जाएगा। ए क्रॉस बी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है जो एक सेट होता है और उसके एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर्स होंगे। तो देखो 1 का पेयर 3 से बनेगा 1,3, 2 का पेयर 3 से बनेगा 2,3। ये आ चुका है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट। और बच्चों इसके जो सबसेट्स होंगे वही रिलेशन बनना है, तो हम यहां पर इसके सबसेट्स डिफाइन करते हैं। पहला सबसेट 5 आएगा, दूसरा सबसेट एक एलिमेंट के साथ यानी एक ऑर्डर पेयर के साथ, तीसरा सबसेट इस वाले ऑर्डर पेयर के साथ, और फोर्थ वाला जो सबसेट होगा लास्ट वाला दोनों ऑर्डर पेयर के साथ, दोनों एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, तो ये 4 सबसेट्स अकॉर्डिंग टू दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके आ चुके हैं। ठीक है, अब ये जो 4 डिफरेंट सबसेट्स है ना, ये 4 डिफरेंट रिलेशंस है। कैसे? जैसे 5 है, ये एक एम्प्टी रिलेशन है, यहां लिख लेते हैं 5 को हम R1 मान लेते हैं, और ये एक एम्प्टी रिलेशन है बच्चों, ये एक एम्प्टी रिलेशन है। दूसरा ये जो सबसेट है ये R2 मान लेता हूं उसको मैं, ये एक नॉन एम्प्टी रिलेशन है, और रिलेशन जो भी होगा वो 1 और 3 के बीच में डिफाइन होगा। ठीक है, जो इसके एलिमेंट्स है ऑर्डर पेयर्स के। जैसे 1 और 3 के बीच में हम एक रिलेशन बना सकते हैं, वो बन जाएगा y इक्वल टू 3x। ये x 1 है और y यहां पर 3 है। देखो अगर मैं x की जगह 1 पुट करूंगा तो 3 बन जा 3, y कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 1 और 3 के बीच में ये रिलेशन डिफाइन हो गया, और ये रिलेशन का रोस्टर फॉर्म हो गया, और ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, क्योंकि रिलेशन भी तो एक सेट ही होता है। अगर वो सबसेट है रिलेशन तो वो आगे जाके सेट बन जाएगा, और उसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो 2 तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, रोस्टर फॉर्म और ये उसका सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आ रहा है ना? तो उसी तरह से ये तीसरा रिलेशन है R3, और ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है। इसका अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म बनाने गया तो सेट बिल्डर फॉर्म में कंडीशन क्या आएगी? मतलब ऐसा रिलेशन जो x और y के बीच में होगा, यानी 2 और 3 के बीच में होगा, तो वो हो सकता है y इक्वल टू 6/x। अगर x आपने 2 रखा तो 6/2, y कितना आएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, और फोर्थ रिलेशन R4 ये आ चुका है 1 3 और 2 3। ये रोस्टर फॉर्म में है, इसका भी सेट बिल्डर फॉर्म डिफाइन हो सकता है। यहां पर ये रोस्टर फॉर्म है और ये सेट बिल्डर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से ही कंडीशन लिखेंगे हम। ठीक है, वो आपको पता होगा, आपने क्लास 11 में पढ़े होंगे ऐसे क्वेश्चंस। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो ये सबसेट डिफाइन हुए हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के, देखो ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट, पहला स्टेप कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसके बाद हमने इसके सबसेट्स डिफाइन कर दिए।
और यही सबसेट्स आगे जाके R1 रिलेशन, R2 रिलेशन, R3 रिलेशन और R4 रिलेशन बन गया। तो मैं तो अभी आपको सिर्फ डेफिनेशन समझा रहा हूं ना, कि डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो तो इस वाले एग्जांपल से आपको समझ में आ गई होगी कि पहले कार्टेशियन, फिर उसके बाद उसके सबसेट, और वही सबसेट आगे जाके रिलेशन बनेंगे। और रिलेशन को भी हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। क्योंकि रिलेशन भी क्या है, एक तरह का सेट है बच्चों, क्योंकि वो सबसेट है तो वो आगे जाके सेट बन जाएंगे। ठीक है, तो मेरा फोकस अभी सिर्फ डेफिनेशन को समझाने का है कि ये रिलेशन पहले सबसेट थे और ये सबसेट किसके थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के, तो इसका मतलब रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर, समझ में आ गया ना। बाकी रिलेशन आगे जाके देखो, रिलेशन सबसेट होते हैं ना, तो आगे जाके ये सेट बन जाएंगे, और किसके सेट होंगे, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म का हम यूज करेंगे, ये आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए भाई। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और समझा दूं, नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला। देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड इस साल एक नंबर का क्वेश्चन बना था बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसलिए ऐसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन पर फोकस किया करो। नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला, अच्छा दिमाग लगाओ, नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या होगा, बताओ जरा। नंबर ऑफ रिलेशन, रिलेशन क्या है भाई, सबसेट ही तो है, तो नंबर ऑफ रिलेशन किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहां पर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ये ले लेता हूं, A क्रॉस B। समझ में आ गया। और नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। आएगा समझ में, तो 2 की पावर n, तो ये जो 2 की पावर n है, यही नंबर ऑफ रिलेशन का तो फॉर्मूला होगा। और n यहां पर क्या होगा, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स होंगे। जैसे यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स थे, 2 एलिमेंट्स थे। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में रखूं, तो n की जगह क्या रखूंगा, n की जगह यहां पर मैं 2 रखूंगा, क्योंकि यहां पर 2 एलिमेंट्स है। कितना आएगा, 4 सबसेट्स बनेंगे इसके अकॉर्डिंग। और 4 सबसेट जो बनेंगे आगे जाके वो 4 रिलेशंस बन जाएंगे। अब आगे समझ में, जो 4 सबसेट्स बनेंगे वो आगे जाके 4 रिलेशंस बन जाएंगे। तो ये फॉर्मूला है, याद रखना बच्चों। ठीक है ना। टाइप ऑफ रिलेशंस को, टाइप ऑफ रिलेशन में टोटल 6 टाइप के रिलेशंस हैं। पहला एम्प्टी, दूसरा यूनिवर्सल, तीसरा आपका आइडेंटिटी, उसके बाद 3 और इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो शुरुआत करेंगे एम्प्टी रिलेशन से। देखो बच्चों, एम्प्टी रिलेशन क्या है, टाइप ऑफ रिलेशन में पहला रिलेशन क्या है, एम्प्टी। और एम्प्टी रिलेशन के लिए मैंने यहाँ पर एक सिंपल डेफिनेशन लिखी है कि आ रिलेशन विथ नो एलिमेंट्स। आ रिलेशन विथ नो एलिमेंट्स मतलब एक ऐसा सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स या एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, वो एक एम्प्टी रिलेशन होगा। मतलब R इक्वल टू दिस, ये R एक सेट है, रिलेशन एक सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो ये एक एम्प्टी रिलेशन है जिसको हम 5 से डिनोट करते हैं। आगे समझ में। और इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए आपको मैं एग्जांपल देता हूं। देखो बच्चों, यहां पर एग्जांपल में हम यहां पर एक A सेट ले लेते हैं और A का कार्टेशियन A से करवाते हैं, A का कार्टेशियन A से। जब कार्टेशियन आप करवाओगे A का A से, तो ऐसे लिखोगे। उसके बाद सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स डिफाइन होगा। ठीक है, ऐसे 1 1 1 2, फिर 2 का 1 से 2 1 और 2 2, ये आगे कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सेट। ठीक है ना, मतलब सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स डिफाइन हो गया। अब मैं अपनी तरफ से एक रिलेशन ले रहा हूं, एक ऐसा रिलेशन है x और y के बीच में। ठीक है ना, कि x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, अब ये जो रिलेशन है, ये जो कंडीशन है, उसके लिए मैं जो एक्स वाई लूंगा वो यहां से लूंगा, इस सेट ऑफ ऑर्डर पेयर से। यहां पे लिख लेते हैं कि ये जो एक्स और वाई है वो बिलोंग करेगा ए सेट को। यानी एक्स वाई जो लूंगा मैं इनसे लूंगा, ये एक्स होगा, ये वाई होगा, ये एक्स होगा, ये वाई होगा, ये एक्स होगा, ये वाई होगा, ये एक्स होगा, ये वाई होगा। और रिलेशन ये है। अब ये रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। इसको अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, तो इस सेट के अंदर मैं वो एलिमेंट्स लूंगा जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे पहला एलिमेंट में ये ले रहा हूं, ये ऑर्डर पेयर 1 1 x1 y1, करो पुट जरा यहाँ पर x1 y1, कितना आ रहा है 2। अब 2 क्या 10 के इक्वल होता है, नहीं होता है। तो इसका मतलब ये वाला जो ऑर्डर पेयर है ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। उसी तरह से 1 2 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, 2 1 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा,
टू टू भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। कहने का मतलब ए क्रॉस ए के जितने भी ऑर्डर पेयर्स है, कोई भी ऑर्डर पेयर्स इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो बताओ इस रिलेशन के रोस्टर फॉर्म में कोई ऑर्डर पेयर आएगा यहां से तो नहीं आएगा ना, यहां से तो नहीं आएगा। तो ये जो रोस्टर फॉर्म डिफाइन होगा वो बस ऐसे ही रहेगा, कोई एलिमेंट कोई ऑर्डर पेयर यहां पर नहीं आएगा। तो मैं बोलूंगा कि ये जो रिलेशन है ये एम्प्टी रिलेशन है, जिसको मैं फाई से डिनोट करूंगा। तो ए क्रॉस ए का कोई भी एलिमेंट जब इस रिलेशन को डिफाइन नहीं कर रहा है तो ये रिलेशन इस ए क्रॉस ए के लिए क्या हो चुका है, एम्प्टी रिलेशन हो चुका है। समझ में आ गया। और फाई जो होता है तो बताइए आपको सभी का सबसेट होता है, चाहे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है चाहे कोई सिंपल सेट क्यों ना हो। ठीक है, सभी सेट का फाई क्या होता है, सबसेट होता है। तो हम क्या लिखेंगे कि फाई सबसेट या प्रॉपर सबसेट ही बोल सकते हो, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। और ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है। बोर्ड एग्जाम में ये कंडीशन पूछी जाएगी कि भाई ये कंडीशन दे देंगे, बोला जाएगा बताओ कौन सा रिलेशन है, तो आप बोलोगे भाई एम्प्टी रिलेशन है। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो रिलेशन है बच्चों, यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, पहले डेफिनेशन में आते हैं। A relation that includes all possible order pairs of Cartesian product। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी ऑर्डर पेयर्स है, जितने भी एलिमेंट्स है, अगर वो किसी एक रिलेशन में आ गए तो वो रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। कहने का मतलब R इक्वल टू ए क्रॉस ए। इसको भी एग्जांपल से मैं समझाता हूं। देखो बच्चों, R की जगह पहले ए लिखेंगे। ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 और 2, इनके बीच में मैं कार्टेशियन करा रहा हूं, मतलब ए का कार्टेशियन ए से करवा रहा हूं। तो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स मुझे मिलेगा 1 1 1 2 2 1 और 2 2। ठीक है, तो ये जो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स है, ठीक है ना, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स है। अब इसके जो एलिमेंट्स है ये अगर किसी एक रिलेशन में आ गए, एक रिलेशन के रोस्टर फॉर्म में आ गए सारे एलिमेंट्स, तब जाके वो रिलेशन क्या होगा, एक यूनिवर्सल रिलेशन होगा। और इसलिए भी मैं एक रिलेशन लेट करता हूं, R इक्वल टू x कॉमा वाई सच दैट x प्लस वाई ग्रेटर देन 0। देखो बच्चों, ये एक ऐसा रिलेशन है x प्लस वाई ग्रेटर देन 0 जो x और y के बीच में डिफाइन कर रहा है। और x y क्या है, ये x y x y x y x y, मैं लिख देता हूं x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए सेट। ठीक है, तो x y का जो ऑर्डर पेयर है वो यहां से लिया जाएगा a क्रॉस a से। तो अगर पहला ऑर्डर पेयर आपने लिया और उसको यहां पुट किया, मतलब इसको सेटिस्फाई कराया, तो ये रिलेशन इन दो एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, मतलब ये ऑर्डर पेयर इसको सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब ये है x की जगह 1, y की जगह 1, 1 प्लस 1 2, 2 इज ग्रेटर देन 0। आ रहा है समझ में। तो अगर मैं इस रिलेशन का रोस्टर फॉर्म लिखने चाहूँ, रोस्टर फॉर्म लिखूं, तो ये वाला ऑर्डर पेयर इसके रोस्टर फॉर्म में आ जाएगा, इस रिलेशन के रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। x की जगह 1, y की जगह 1। आ रहा है समझ में। उसी तरह से दूसरा ऑर्डर पेयर 1,2 भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। x की जगह 1, y की जगह 2, 1 प्लस 2 3, 3 इज ग्रेटर देन 0। तो ये ऑर्डर पेयर भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरह से ये वाला जो ऑर्डर पेयर है ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, आप चेक कर सकते हो। और सेम ये वाला ऑर्डर पेयर भी 2,2 वाला ऑर्डर पेयर भी इसको सेटिस्फाई करेगा। 2 प्लस 2 4, 4 ग्रेटर देन 0। तो ये जो रिलेशन का रोस्टर फॉर्म है उसमें वो सभी एलिमेंट्स आ चुके हैं जो ए क्रॉस ए में थे। चेक कर लो, 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2। तो दोनों इक्वल आ चुके हैं। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे कि R इक्वल टू ए क्रॉस ए। रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ चुका है। और जब ऐसा होता है तो वो रिलेशन, वो पर्टिकुलर रिलेशन एक यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। ये कंडीशंस याद रखनी है। ठीक है, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, आपको एक एक नंबर के लिए पढ़ना है। और ये छोटी छोटी बातें जो मैं बोल रहा हूँ यही बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आइडेंटिटी रिलेशन में। थोड़ा सांस ले लेता हूं। चलो बच्चों, आइडेंटिटी रिलेशन देखो। आइडेंटिटी रिलेशन बहुत ही आसान है। यहां पर इसकी डेफिनेशन है कि इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। और कंडीशन ये है आई इक्वल टू ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए सेट। इसको मैं यहां लिख लेता हूं, आई इक्वल टू ए कॉमा ए सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए।
आइडेंटिटी रिलेशन के लिए। होता क्या आइडेंटिटी रिलेशन, कैसे आप समझोगे? देखो बच्चों, यहाँ पर आपको रिलेशन के रोस्टर फॉर्म में ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे जिसमें डोमेन और रेंज सेम है, या ऐसा समझो जिसके एलिमेंट्स इस फॉर्म में है, ए की फॉर्म में है। देखो बच्चों, एग्जांपल से समझाता हूं मैं। ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है, और एक आइडेंटिटी रिलेशन में डिफाइन कर रहा हूं जिसके एलिमेंट्स क्या होंगे, इस फॉर्म में होंगे। ए अगर 1 है, देखो स्मॉल ए क्या है, ए का एलिमेंट, अगर ए आपका 1 है तो ऑर्डर पेयर ऐसा आएगा ए की फॉर्म में, मतलब 1 1। ए अगर 2 है तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, आई का 2 2, और ए अगर 3 है तो 3 3। ये जो तीन एलिमेंट्स या तीन जो ऑर्डर पेयर्स है, ये किस फॉर्म में है, ए की फॉर्म में है, मतलब डबलेट फॉर्म में है। तो ऐसे ही रिलेशन जिसमें सारे एलिमेंट्स डबलेट फॉर्म में है, ठीक है, डबलेट है जिसमें फॉर्म ए की है, वो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। और एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि सेट में अगर तीन एलिमेंट्स है तो यहाँ पर तीन ऑर्डर पेयर्स होने चाहिए जिसमें ए की फॉर्म आपको नजर आ रही है। जिसमें आई बात समझ में? अगर किसी ए सेट में, बी सेट ले लो या ए डी सेट ले लेते हैं, किसी में 1 2 3 4 कहाँ तक, 100 तक, 100 एलिमेंट्स है, और इसका मुझे आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइन करना है इस सेट के हिसाब से। तो उस आइडेंटिटी रिलेशन में भी ऐसे ऑर्डर पेयर्स होंगे 1 1 2 2 3 3, और कहाँ तक होंगे वो पूरे 100 तक। अगर 100 एलिमेंट्स है तो 100 ऑर्डर पेयर्स ऐसे होंगे जो इस फॉर्म में होंगे, ए की फॉर्म में, डबलेट फॉर्म में। तो वो रिलेशन एक आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। इनमें से कोई भी ऑर्डर पेयर गायब हो गया तब वो आइडेंटिटी नहीं होगा। इनके अंदर कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर आ गया तब भी आइडेंटिटी नहीं होगा। एग्जांपल देखो बच्चों, एक आर रिलेशन, अब मैं इसके अंदर कोई ऐड कर रहा हूं, देखो इसके अंदर मैं कुछ ऐड कर रहा हूं, एक एलिमेंट 1 2 ऐड कर दिया, तो देखो 1 1 इस फॉर्म में है, 2 2 इस फॉर्म में है, ए 3 3 ए की फॉर्म में है, लेकिन 1 2 इस फॉर्म में नहीं है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। आई बात समझ में? अगर कभी ऐसा हो जाए कि कोई एक डबलेट गायब हो जाए, 1 1 2 2 3 3 नहीं लिखा मैंने, यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ नहीं लिखा मैंने, तब भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। मतलब ये R1 रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होगा, ये भी आइडेंटिटी नहीं होगा, ये भी आइडेंटिटी नहीं होगा, ये आइडेंटिटी होगा, वो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है बच्चों, आपको ये सब याद होना चाहिए और ये कंडीशन याद होनी चाहिए आइडेंटिटी रिलेशन की, कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो डबलेट फॉर्म में होंगे, मतलब ए की फॉर्म में होंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट और नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन आइडेंटिटी रिलेशन वो दोनों इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पर सेट में, इस सेट में 3 एलिमेंट्स, तो यहाँ पर 3 ऑर्डर पेयर्स जो ए की फॉर्म में है। समझ में आ रहा है ना? तो ये था आइडेंटिटी रिलेशन। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इंपॉर्टेंट रिलेशंस में, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। देखो बच्चों, इन्हीं पर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज में, और ये ढंग से आपको पढ़ना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, पहला टाइप का जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो है रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव बड़ा भाई है आइडेंटिटी रिलेशन का। वैसे ही रीड करना है जैसे आइडेंटिटी रिलेशन को रीड करते हैं, पर थोड़ा कुछ चेंजेस आ जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो बच्चों, रिफ्लेक्सिव को समझते हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव पे लिखा गया है कि आर इज रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर। देखो बच्चों, रिलेशन ऐसा जिसमें एलिमेंट्स ए की फॉर्म में होंगे, यानी डबलेट फॉर्म में होंगे, तो वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। सेम वैसे ही समझना है जैसे आइडेंटिटी को समझा था, ठीक है ना? देखो कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं मैं यहाँ पर। एक रिलेशन, एक सेट ए है बच्चों, एक सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, और एक रिलेशन आर है जिसमें 3 ऑर्डर पेयर्स है, 3 एलिमेंट्स है 1 1 2 2 और 3 3। ठीक है, अब ये जो रिलेशन है, आप बोलोगे तो आइडेंटिटी रिलेशन है, बिल्कुल आइडेंटिटी रिलेशन है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव भी है क्योंकि इसके जो ऑर्डर पेयर्स है, एलिमेंट्स है, वो ए की फॉर्म में है, डबलेट फॉर्म में है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे कि ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है एंड ऑल्सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, समझ में आ गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब देखो, एक R1 रिलेशन में डिफाइन कर रहा हूं, 3 एलिमेंट्स 1 2 3, 3 डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स डबलेट फॉर्म में, 1 1 ए की फॉर्म में है, 2 2 ए की फॉर्म में है, यहाँ 3 है तो 3 3, ये भी ए की फॉर्म में आ गया। देखिए अब मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर ऐड करता हूँ 1 2। तो बच्चों, ये जो R1 रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है,
ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है बच्चों, बट नॉट आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी नहीं है। अब आइडेंटिटी क्यों नहीं है मैंने आपको भी समझाया। रिफ्लेक्सिव में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर एलिमेंट अंदर आ जाए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उतने ऑर्डर पेयर्स होने चाहिए डबलेट फॉर्म में, इस ए की फॉर्म में, जितने एलिमेंट्स ए सेट या बी सेट या गिवन सेट में होंगे। अगर यहाँ पर ए सेट में 3 एलिमेंट्स है तो कंपलसरी है कि यहाँ पर 3 ऑर्डर पेयर्स होने चाहिए ए की फॉर्म में। कोई एक्स्ट्रा आ जाए कोई मतलब नहीं है, तब भी रिफ्लेक्सिव होगा। अगर किसी सेट में 1000 एलिमेंट्स है, कोई सेट बी है उसमें 1 है 2 है 3 है 4 है, कहां तक है वो 1000 एलिमेंट्स भी होंगे ना। तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो उस रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कम से कम 1000 ऑर्डर पेयर्स ऐसे होने चाहिए जो ए की फॉर्म में है, यानी डबलेट फॉर्म में है। ठीक है ना, 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, 4 4 भी होना चाहिए। 1000 तक जितने भी एलिमेंट्स है उन सबका डबलेट फॉर्म इस आर रिलेशन में होना चाहिए। अगर एक भी गायब हो गया तब वो रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये इसकी एक नेसेसरी कंडीशन है जो मैं आपको बता रहा हूं। कोई एक्स्ट्रा आ जाए इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, अब एक और समझ लो, R2 1 1 है, 2 2 और 1 2 ले लिया। अब मैंने 3 3 नहीं लिया यहाँ पर ए के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 सेट में, ए सेट में 3 एलिमेंट है, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 3 नहीं लिया है। तब बताओ रिफ्लेक्सिव होगा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 3 भी होना चाहिए था। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में होंगे गिवन सेट में उतने ही डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स होने चाहिए ए की फॉर्म में, डबलेट फॉर्म में, तब जाके वो रिफ्लेक्सिव होता है। और यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर बच्चों? अब आपको चीजें बढ़िया समझ में आ गई हो गई। ठीक है, तो ये था रिफ्लेक्सिव के लिए। ये तो एक मतलब ये तो हम मान लो कि मैथमेटिकली हम इसको समझ रहे हैं, लेकिन हर क्वेश्चन इस तरह से नहीं आएगा बच्चों, इस तरह से नहीं आएगा। आपको इसकी डेफिनेशन में भी जाना पड़ेगा, इसकी डेफिनेशन में जाना पड़ेगा। और डेफिनेशन रिफ्लेक्सिव क्या होती है देखो, एवरी एलिमेंट is related to itself, is related to itself। अब आप बोलोगे ऐसी ही डेफिनेशन किसकी थी, ऐसी ही डेफिनेशन किसकी थी, आइडेंटिटी की थी, लेकिन वहां पर लिखा था itself ओनली, और यहां पर क्या लिखा है itself। बस रीड तो वैसे ही करना है, समझना तो वैसे ही है, लेकिन डेफिनेशन में हल्का सा फर्क ये आता है कि आइडेंटिटी में ओनली लिखा होता है itself के बाद, तो यहाँ पर ओनली नहीं लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू itself। बस जितने भी सेट में एलिमेंट्स होंगे वो अपने से रिलेट करेंगे तभी जाके रिफ्लेक्सिव होगा। और ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे जो प्रैक्टिकल आपकी लाइफ से जुड़े होंगे। ठीक है ना, जैसे आप प्रैक्टिकल आप कहीं भी देखते हो, जैसे ये पेन है, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये एक पेन है और मैं एक रिलेशन सोच रहा हूँ इज सिमिलर टू, सिमिलर का रिलेशन, और मैं बोलूंगा कि क्या ये पेन अपने के सिमिलर है। आप जरा सोचो इस चीज के बारे में, क्या ये पेन अपने के सिमिलर है? आप बोलोगे बिल्कुल होगा, क्योंकि एवरीथिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। जितने भी संसार में चीजें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, जैसे मैं भी हूं, मैं अपने के सिमिलर हूं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो सब अपने के सिमिलर होते हैं। तो रिलेशन किससे निकाला जा रहा है? अपने से निकाला जा रहा है, और वो रिलेशन सही भी हो रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकालूंगा, क्या कंक्लूजन निकालूंगा कि ये जो सिमिलरिटी का रिलेशन है वो हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है। ऐसे भी सोच के आंसर देना पड़ता है। हमेशा आप ऑर्डर पेयर के फॉर्म में आंसर नहीं दोगे, आप सिर्फ सोच के भी आंसर दे सकते हो। अगर वो सही है तो रिफ्लेक्सिव, अगर वो गलत है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। देखो मैं 2 एग्जांपल्स दूंगा आपको, ठीक है। एक पैरेलल वाले रिलेशन के साथ, रिलेशन क्या है, इज पैरेलल टू, और एक रिलेशन है इज परपेंडिकुलर टू। आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैं यहां पर कोई भी एक लाइन ले लेता हूं, ठीक है। रिलेशन पैरेलल का और परपेंडिकुलर का लाइंस के साथ ही आप समझ पाओगे, समझते हो मैथमेटिक्स में। तो वैसे कोई भी मैं लाइंस ले सकता हूं, L1 L2 L3, तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक लाइन ले लेता हूं L1, और L1 का रिलेशन L1 से निकालूंगा, क्योंकि मैं रिफ्लेक्सिव चेक कर रहा हूं। रिफ्लेक्सिव में रिलेशन अपने से ही निकाला जाता है, ठीक है ना। तो अपने से ही चेक किया जाता है। अपने से चेक करने पर अगर वो रिलेशन वेरीफाई हो जाता है रिफ्लेक्सिव होगा, अगर वो रिलेशन वेरीफाई नहीं होता अपने से तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बस इस चीज को दिमाग में रखो। तो यहाँ पर लिखा है इज पैरेलल टू, और मैं एक लाइन लिख रहा हूं कि L1 इज पैरेलल टू L1, मतलब L1 का रिलेशन पैरेलल वाला L1 से ही निकाल रहा हूं। अब आप सोचो कि ये जो लिखा है ये क्या सही हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है, सही स्टेटमेंट है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कैसे बोलोगे? आप एक
चीज सोचोगे कि यहाँ पर कि एवरी लाइन पैरेलल टू इटसेल्फ, इस संसार में जितनी भी लाइंस होती है वो सब के सब पैरेलल होगी अपने के, उसी तरह से L1 भी अपने के पैरेलल होगी। तो इसका मतलब कंपैरिजन, ये रिलेशन अपने से वेरीफाई हो रहा है, L1 का रिलेशन L1 से वेरीफाई हो रहा है, ये वाला रिलेशन पैरेलल वाला। तो पैरेलल वाला रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा लाइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। आ गया समझ में, ऐसे ही आपको सोच के आंसर देना है, ठीक है। अभी क्वेश्चंस कराऊंगा, बढ़िया समझ में आएगा। अब इज परपेंडिकुलर टू, देखो L1 का रिलेशन मैं L1 से निकाल रहा हूं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में अपने से ही रिलेशन निकाला जाता है। L1 का रिलेशन L1 से, कि L1 परपेंडिकुलर टू L1। अब जो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, जो मैं यहाँ पे लिखा है, क्या सही हो रहा है? क्या L1 का रिलेशन L1 से वेरीफाई हो रहा है कि L1 L1 के परपेंडिकुलर है? सोचो जरा, यहाँ पर कोई भी लाइन के अपने के परपेंडिकुलर हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर रिलेशन L1 का L1 से वेरीफाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि परपेंडिकुलर रिलेशन कभी रिफ्लेक्सिव नहीं होता, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है बच्चों, ऐसे पढ़ना होता है। आगे समझ में। तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, बहुत तरीके से पढ़ा रहा हूँ, टाइम थोड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आप मेरी वीडियोस को देखे हो ना, अभी आप कोई दूसरी वीडियो देख लेना, वहां से आपको ऑर्डर पेयर के हिसाब से बता देंगे, लेकिन आपको मैं हर तरीका बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज में पढ़ोगे, उसके हिसाब से मैं आपको हर तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये था, मतलब ये आपको ऐसे भी सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या आपको पता होना चाहिए? देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था एम्प्टी रिलेशन। कोई आपसे ये पूछे कि भाई एम्प्टी रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव होता है? एम्प्टी रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव होता है? एम्प्टी रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव होता है? तो आप बोलोगे नहीं, एम्प्टी रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि एम्प्टी रिलेशन में ऐसे ऑर्डर पेयर्स होते नहीं है A, A की फॉर्म में, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन में तो कोई ऑर्डर पेयर होता ही नहीं है। आगे समझ में। दूसरा मैंने बताया था यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव होता है? बिल्कुल होता है। यूनिवर्सल रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ये आपको याद होने चाहिए, एक एक मार्क्स से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में यहीं से बनेंगे। यूनिवर्सल रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। एम्प्टी के बाद यूनिवर्सल, फिर के बाद आता है आइडेंटिटी, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ये तो हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा। सभी रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होंगे, लेकिन सभी आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यही तो एक मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं जो आपको लिखा रहा हूं, ये स्टेप रट लो बच्चों। स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन। स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन। जो स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है वो क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन होता है। और इस साल बोर्ड में एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था, अभी बताऊंगा मैं, एक और क्वेश्चन याद आ गया मुझे, जो इस साल बोर्ड एग्जाम में आया था मैथमेटिक्स में, इसी से आया था, आइडेंटिटी रिलेशन से, लेकिन वो रिफ्लेक्सिव के लिए नहीं था, वो था किसके लिए? इक्विवेलेंस के लिए। अभी बताऊंगा इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। तो ये जो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स आपको लिखा रहा हूं, उसको रखना है आपको, क्योंकि एंटी रिलेशन नॉट रिफ्लेक्सिव, यूनिवर्सल हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा, आइडेंटिटी हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा। कोई आपसे पूछे कि स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? क्या होता है भाई? आइडेंटिटी रिलेशन होता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन, तो काफी आसान है समझना, ये सबसे आसान है समझना। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? जब वो इस कंडीशन को वेरीफाई करेगा, मतलब A, B बिलोंग्स टू आर, देन B, A बिलोंग्स टू आर। इफ A का जो रिलेशन B से है इंप्लाइज वही रिलेशन B का A से होना चाहिए, A का रिलेशन B से वही B का रिलेशन A से, तब जाके सिमेट्रिक होगा। समझ में आ गया ना? एग्जांपल से समझो, अगर L1 पैरेलल है L2 के, तो क्या L2 L1 के पैरेलल होगा? बिल्कुल होगा। L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1, तो पैरेलल का रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। L1 परपेंडिकुलर है L2 के, इंप्लाइज क्या L2 L1 के भी परपेंडिकुलर होगा? बिल्कुल होगा। L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1, तो क्या कंक्लूजन निकला कि परपेंडिकुलर का रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। A इज ग्रेटर देन B इंप्लाइज B इज ग्रेटर देन A। ग्रेटर का रिलेशन A का B से है, क्या वही ग्रेटर का रिलेशन B का A से होगा? नहीं होगा। B इज नॉट ग्रेटर देन A, तो ग्रेटर का रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ऐसे समझना है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब पहला स्टेप लिखते हो कि A रिलेटेड टू B, ये गिवन होता है, ये क्या होता है? गिवन होता है। और ये वाला केस हम चेक करते हैं, इसको हम क्या करते हैं? चेक करते हैं, याद रखना। अगर ये उसी रिलेशन को वेरीफाई कर लेता है तो सिमेट्रिक,
अगर ये कंडीशन उस रिलेशन को वेरीफाई नहीं कर पाती है तो सिमेट्रिक नहीं है। जैसे मैंने यहाँ समझाया आपको, देखो मैंने इसको गिवन माना है परपेंडिकुलर वाले रिलेशन को, पहले मैंने क्या बोला कि L1 परपेंडिकुलर टू L2, ये गिवन है। फिर मैंने आपसे क्या बोला, चेक करो क्या L2 L1 के परपेंडिकुलर है। आपने चेक किया, हाँ बिल्कुल, प्लेन में अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर होगा। तो आपने चेक किया कि दूसरी कंडीशन भी सही हो रही है, ये सेंस रखना है, तब बोलो कि यार सिमेट्रिक होगा। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट लिख दोगे, ऐसे सोचना पड़ता है दूसरे के लिए, ये गिवन होता है। उसी तरह से ये गिवन है कि A इज ग्रेटर देन B, A B से ग्रेटर है। फिर आपने सोचा चेक किस लिए, इस वाली कंडीशन के लिए चेक किया क्या B A से ग्रेटर होगा। आपने बोला नहीं होगा, वेरीफाई नहीं हो रहा, वो रिलेशन वेरीफाई नहीं कर रहा है ना B से A में, ग्रेटर वाला रिलेशन। तब आपने बोला कि भाई B से A में वो रिलेशन वेरीफाई नहीं कर रहा है, सही नहीं हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि ग्रेटर का रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ऐसे सोचना है। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये केस गिवन लेके चलेंगे, इसके लिए चेक करेंगे, अगर वो रिलेशन यहाँ भी वेरीफाई हो जाता है जो यहाँ पर वेरीफाई हुआ है गिवन वाले केस में, तब जाके सिमेट्रिक होगा। अगर वो वेरीफाई नहीं हो पाता है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। क्वेश्चन में बढ़िया समझ में आ जाएगा। ऑर्डर पेयर वाले केस में आते हैं। ऑर्डर पेयर्स वाले केस में हम कैसे समझेंगे, अगर ए सेट आपको दे रखा है, समझ लो 1 2, एक रिलेशन आपके पास ये है 1 2 और 2 1, समझ लो इसको 1 2 और 2 1। तो यहां पर आप बोलोगे कि यार 1 2 भी आर को बिलोंग कर रहा है और 2 1 भी आर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तब जाके ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है ना, a b बिलोंग्स टू r, देन b a is also belongs to r, then r is symmetric। अगर यहां पर मैं एक एलिमेंट और लेता हूं 3, 1 2 3 है, और R1 रिलेशन ये डिफाइन करता हूं 1 2 2 1 1 3 और 3 1। ठीक है, तो आप देखो कि यहाँ पर 1 2 है तो 2 1 भी है। ऐसे ऑर्डर पेयर देखना सिमेट्रिक के लिए, और ऐसे नहीं कि एक ही पेयर देखना है फिर दूसरे भी जाना है, 1 3 और 3 1 भी है, तब बोलोगे कि सिमेट्रिक होगा। और अगर एक रिलेशन ये आ जाए R2 1 2 1 3 3 1, आप यहां देखो कि 1 3 है और 3 1 भी है, मतलब 1 3 बिलोंग्स टू R2, 3 1 बिलोंग्स टू R2, सही है। अब यहां मत बोल देना सिमेट्रिक है, आप इसके लिए चेक करोगे 1 2 बिलोंग कर रहा है R2 को, लेकिन 2 1 R2 को बिलोंग नहीं कर रहा है। 1 2 बिलोंग कर रहा है R2 को, लेकिन 2 1 नहीं कर रहा है, तब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब इसे देखकर सिमेट्रिक मत बोल देना। सिमेट्रिक के लिए हर ऑर्डर पेयर के लिए देखना पड़ता है कि इस टाइप के ऑर्डर पेयर्स होने चाहिए। 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। ठीक है, एक लास्ट वो देता हूं मैं आपको, R3 देखो भाई 1 2 2 1 है, ठीक है, 1 3 है, 3 1 है और 2 3। अब बताओ क्या सिमेट्रिक है। आपने इन दो को देखा, 1 2 है 2 1 है, आपके माइंड में आ गया सिमेट्रिक हो सकता है, लेकिन आप दूसरे भी जाओगे, आपने 1 3 को देखा, 3 1 भी है, यहाँ से आपके दिमाग में आ सकता है यहाँ भी सही जा रहा है, लेकिन जैसे आप इस वाले में जाओगे 2 3, लेकिन 3 2 तो नहीं है ना, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ये पूरा रिलेशन R3 सिमेट्रिक नहीं है। तो इसके साथ आपको क्या चाहिए था सिमेट्रिक बनाने के लिए, 3 2 भी चाहिए था, तब जाके पूरा रिलेशन सिमेट्रिक होता। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कम आएंगे ऑर्डर पेयर्स वाले, मैं आपको पहले ही बोलता हूँ, सबके सब ऑर्डर पेयर्स के हिसाब से बढ़ाते हैं, लेकिन जो इससे पहले मैंने बताया था कंडीशन पैरेलल, जो कंडीशन बताई थी पैरेलल परपेंडिकुलर ग्रेटर, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। ये क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते ऐसे, ये सिंपल क्वेश्चन है, एकदम समझ में आते हैं सबको, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में कम आते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं ट्रांजिटिव वाले केस में आते हैं। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी जो कंडीशन बस दिमाग में रखना, क्वेश्चन में ज्यादा अच्छा समझेंगे। ट्रांजिटिव की कंडीशन बता रहा हूं मैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन होता क्या है, इसकी कंडीशन समझ लो। एक रिलेशन ए और बी के बीच में है, वही रिलेशन बी और सी के बीच में है, तो रिलेशन ए से सी में ट्रांसफर हो जाएगा और वो रिलेशन ए और सी के बीच में डिफाइन करेगा। अब दोबारा समझो, एक रिलेशन डिफाइन कर रहा है ए से बी के बीच में, एंड वही रिलेशन बी से सी के बीच में डिफाइन कर रहा है। तो अब आप वही रिलेशन ए का सी से चेक करोगे, अगर वही रिलेशन ए का सी में सही जाता है, ए से सी में, तब जाके ये ट्रांजिटिव होगा, तब जाके वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, तब आप बोलोगे आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, लेकिन इसका एक दूसरा पार्ट भी है, अगर वही रिलेशन ए से सी में नहीं वेरीफाई हो रहा है, ए से सी में चेक करना है, ये तो गिवन में आ जाएगा दोनों, ये तो गिवन में है, इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो गिवन होते हैं। आपको तो मेन ये चेक करना होता है कि ए का रिलेशन सी से वही रिलेशन अगर वेरीफाई होता है तो आर इज ट्रांजिटिव, और वही रिलेशन ए का सी से वेरीफाई नहीं होता है तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव वाले केस में तो बस आपको ये वाला जो पार्ट है, जो देन के बाद लिखा है ना, देन के बाद उसको चेक करना होता है। देन से पहले जो लिखा है वो पूरा गिवन होता है, याद रखना ये पूरा गिवन है। ये तो हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे उनमें ये दो पार्ट हमेशा गिवन होंगे और सिर्फ इसके लिए चेक करना होगा। अगर ये वेरीफाई होता है, इन दो ए से सी के बीच में वही रिलेशन वेरीफाई होता है तो आर ट्रांजिटिव होगा, अगर वेरीफाई नहीं होता है तो आर ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। और इसको हम क्वेश्चन में ज्यादा समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया समझ में आएगा। अभी देखते जाओ, यहाँ पर सीधा हम एक्सरसाइज में आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इक्विवेलेंस जो रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, ठीक है ना। मतलब कोई आपसे पूछे कि भाई प्रूफ कीजिए कि इक्विवेलेंट रिलेशन, तो आप पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करोगे, फिर सिमेट्रिक प्रूफ करोगे, फिर ट्रांजिटिव प्रूफ करोगे। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तब जाके वो इक्विवेलेंस कहलाएगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको इक्विवेलेंस ही प्रूफ करने के लिए आएगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं इसके बाद, जो मैं आपको बोल रहा था कि इस साल कौन सा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बना था, ठीक है। देखो इस साल जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है, वो होता है आइडेंटिटी। याद रखना, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है, आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है। बस आपको ये चीजें रटनी है। इस बार क्वेश्चन कैसा आया था कि एक ए सेट दिया था 1 2 3 और एक रिलेशन डिफाइन था 1 1 2 2, ऐसी था, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, कुछ ऐसी था क्वेश्चन। या ऐसा था कि स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन लिखो, तो ये लिखना था बस 1 1 2 2 3 3। जो आइडेंटिटी रिलेशन है ना, वही सबसे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड में आ रखा था। और एक चीज मैं आपको बता दूं, एम्प्टी रिलेशन जो होता है, ये भी नोट कर लो आप। एम्प्टी रिलेशन, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एम्प्टी रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होता, देखिए एम्प्टी रिलेशन आपका सिमेट्रिक होता है, याद रखना, और ट्रांजिटिव भी होता है, याद रखना। एम्प्टी रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। रट उन चीजों को। आइडेंटिटी रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। समझो चीज को, देखो यूनिवर्सल रिलेशन सिमेट्रिक होता है एंड ट्रांजिटिव भी होता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने बोला कि जो यूनिवर्सल जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव भी होता है यूनिवर्सल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ग्रेटेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होगा वो कौन सा होगा, यूनिवर्सल रिलेशन ग्रेटेस्ट। देखो इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है, इक्विवेलेंस होता है क्या, जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो यूनिवर्सल रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। मैंने आपको लिखा दिया, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। और तो इसका मतलब यूनिवर्सल इक्विवेलेंस भी है। और यूनिवर्सल का इक्विवेलेंस है तो ग्रेटेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखना इस बात की। मुझे पता लगता है कि ये क्वेश्चन बोर्ड में ना आ जाए। लास्ट अभी इस पिछले साल जो आया था, अभी लास्ट एग्जाम में जो स्मॉलेस्ट आया था कि स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है, आइडेंटिटी, और ग्रेटेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है आपका, यूनिवर्सल। इन सब चीजों को दिमाग में रखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और एम्प्टी जो रिलेशन होता है, मैं बार बोल रहा हूँ, एम्प्टी जो रिलेशन होता है वो कभी रिफ्लेक्सिव नहीं होता, लेकिन वो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। और आइडेंटिटी में मैंने आपको बता दिया है कि जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो होता ही है भैया, वो आपका रिफ्लेक्सिव तो होता है, साथ में सिमेट्रिक भी होता है और साथ में ट्रांजिटिव भी होता है, ठीक है। इन सबको याद कर लो, ठीक है। अभी मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो ये सब चीजें आपको समझाऊंगा, कैसे रिफ्लेक्सिव होगा, कैसे सिमेट्रिक होगा, कैसे वो ट्रांजिटिव होगा। और ये आइडेंटिटी क्या बनता है, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। क्योंकि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो वो इक्विवेलेंस भी है। और स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा है आपका, आइडेंटिटी रिलेशन। ग्रेटेस्ट कौन सा है, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इन सबको दिमाग में रखो, पेपर में यहीं से एक एक मार्क्स से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। चलो भाई अब आ जाए क्वेश्चन में, थोड़ा 2 मिनट रेस्ट कर लूँ मैं। देखो भाई एक्सरसाइज 1 है। अब एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन ये है कि सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव, इक्विवेलेंस और नन, कुछ रिलेशंस गिवन है, 5 रिलेशंस गिवन है, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा ट्रांजिटिव है, कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा इक्विवेलेंस है, कौन सा कुछ भी नहीं है, नन है। तो देखो भाई पहला है इज ग्रेटर देन।
फॉर द सेट ऑफ रियल नंबर इज ग्रेटर देन, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले वाले को हम दो रियल नंबर ऐड करेंगे ए और बी, और रिलेशन क्या है, इज ग्रेटर देन, मतलब ए ग्रेटर देन बी, ये रिलेशन है। अब देखो ए ग्रेटर देन बी है और मुझे रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव में हम कोई भी एक एलिमेंट का रिलेशन उसी से निकालेंगे, जैसे हम ए का रिलेशन ए से निकालेंगे, और क्या ये रिलेशन सही होगा अगर मैं ऐसे लिख दूं ए ग्रेटर देन ए रिफ्लेक्सिव के लिए, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में अपने से ही रिलेशन निकाला जाता है। अब ए का रिलेशन अगर हम ए से निकालने जाएंगे तो क्या सही होगा, कोई भी नंबर अपने से ग्रेटर हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो ग्रेटर देन का जो रिलेशन है वो नॉट रिफ्लेक्सिव, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। समझ में आ गया। सिमेट्रिक के लिए कैसे करते थे हम, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, तो कंडीशन देखो a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन सिमेट्रिक की थी। अब इस ग्रेटर के हिसाब से अगर बोलता हूं कि a अगर b से ग्रेटर है तो क्या b a से ग्रेटर होगा, नहीं होगा, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, तो एक ही मार्क्स का क्वेश्चन है तो फटाफट आप इसको ऐसे समझ सकते हो, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव में चेक करते हैं, ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या थी कि a का जो रिलेशन है वो b से है एंड b का रिलेशन c से है, तो आपको चेक करना होता है वही रिलेशन a का c से होना चाहिए, अगर सही होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो ट्रांजिटिव नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये दो कंडीशन गिवन मानी जाती है, ये दो कंडीशन हमेशा गिवन मानी जाती है। तो यहाँ पर लिखा है ना कि a रिलेटेड टू b, मतलब अब इसके हिसाब से ग्रेटर देन के हिसाब से a इज ग्रेटर देन b, ये गिवन है, और b रिलेटेड टू c इस रिलेशन के हिसाब से b इज ग्रेटर देन c, ये भी गिवन है। आपको चेक करना है क्या a c से ग्रेटर होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अगर a b से ग्रेटर है यानी b c से ग्रेटर है तो a भी c से ग्रेटर होगा ना, तो इंप्लाइज को क्या लिखोगे भाई, a इज ऑल्सो ग्रेटर देन c, तो मतलब a का रिलेशन c से वेरीफाई हो रहा है और यही ग्रेटर देन का रिलेशन वेरीफाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है ग्रेटर देन का, जिसे ट्रांजिटिव है। समझ में आ गया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इज क्यूब ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूं कि a इक्वल टू बी क्यूब, ये रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव के लिए रिलेशन अपने से निकाला जाता है, अगर आपने कोई भी एक नंबर लिया और वो नंबर का रिलेशन अपने से निकाला, कौन सा रिलेशन, क्यूब का, तो क्या सही होगा। आप कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे 2 आपने लिया, तो 2 क्या 2 क्यूब के इक्वल होगा, नहीं होगा। तो लाइट चली गई थी, चलो शुरू करते हैं दोबारा से। यहाँ पर देखो मैं आपको बता रहा था कि क्यूब का रिलेशन ना, और रिफ्लेक्सिव हम चेक कर रहे थे कि मैं आपको बता रहा था कि कोई भी नंबर अपने के क्यूब के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर रिलेशन क्यूब का है 1 को छोड़ के, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि ये क्यूब वाला जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब सिमेट्रिक लगा चेक करेंगे, तो सिमेट्रिक में कैसे करते हैं हम कि a रिलेटेड टू b देन b रिलेटेड टू a, तो अगर a का रिलेशन b से है, ये तो गिवन होता है, मतलब a b क्यूब के इक्वल है सिमेट्रिक के लिए, तो इंप्लाइज करके था b जो है क्या वो a क्यूब के इक्वल होगा, नहीं होगा ना। फॉर एग्जांपल के लिए अगर 8 जो है वो 2 क्यूब के इक्वल है, तो क्या 2 8 क्यूब के इक्वल होगा, नहीं होगा ना, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ये नॉट सिमेट्रिक भी नहीं है क्यूब का रिलेशन। उसके बाद ट्रांजिटिव चेक करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए हम कोई भी 3 नंबर ले लेते हैं, तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है कि a रिलेटेड टू b एंड b रिलेटेड टू c इंप्लाइज a रिलेटेड टू c, यही तो होता है ना। पहले a का रिलेशन b से, और a को मान लेता हूं मैं यहाँ पर 512, b मान लेते हैं हम 8 और c मान लेते हैं 2। ठीक है, अब देखो a का रिलेशन b से निकालेंगे कि जो 512 है वो 8 के क्यूब के इक्वल है, ये गिवन में आ जाता है, एंड जो 8 है वो 2 के क्यूब के इक्वल है, तो ये दो केस तो गिवन में आते हैं। आपको चेक करना है कि a का रिलेशन c से, तो क्या 512 2 के क्यूब के इक्वल है, ये तो आप खुद ही बता सकते हो कि 512 2 क्यूब के इक्वल नहीं होगा, 512 नॉट इक्वल टू 2 क्यूब, तो क्या ट्रांजिटिव है, नहीं है। ट्रांजिटिव में हम a का रिलेशन c से चेक करते हैं, बाकी के a का रिलेशन b से, b का रिलेशन c से, ये सब गिवन होता है। हमें से चेक करना होता है क्या a का रिलेशन वही रिलेशन क्या c से है कि नहीं है। अगर a का रिलेशन c से अगर वो वेरीफाई हो जाता है तो ट्रांजिटिव है, अगर a का रिलेशन c से वेरीफाई नहीं होता है तो ट्रांजिटिव नहीं है, और ये क्यूब का रिलेशन a से c में वेरीफाई नहीं हो रहा है, 512 2 का क्यूब नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो सेकंड वाले का आंसर क्या है, n, नन आपने यहां पर लिखना है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी वाले पार्ट में आते हैं सिस्टर ऑफ। देखो मैं आपको बता दूं, सिस्टर ऑफ, ब्रदर ऑफ, इस टाइप के जो रिलेशंस होते हैं
ठीक है, सिस्टर ब्रदर वाले, ये कभी रिफ्लेक्सिव नहीं होते। बस बुक में शायद इसका आंसर जो दे रखा है वो रिफ्लेक्सिव लिखा होगा, लेकिन बुक में गलत है। मैं आपको पहले बताता हूँ, रट लो इसको, कि ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है बच्चों, बुक में गलत आंसर दे रखा है इसका। और सिमेट्रिक तो वैसे भी नहीं होंगे। अगर ए बी का सिस्टर है, मान लेते हैं, क्या बी ए का सिस्टर होगा? नहीं हो सकता ना। क्या था, बी मेल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर ए फीमेल है, बी मेल है, और ए बी का सिस्टर है, ये तो गिवन में आ जाएगा। और बी अगर मेल है तो बी ए का क्या सिस्टर है? नहीं है ना। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, एस भी नहीं है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में चेक कर लेते हैं। ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ये गिवन है भाई। ट्रांजिटिव में पहले दो केसेस गिवन होते हैं कि ए बी का सिस्टर है, गिवन है। बी इज सिस्टर ऑफ, बी इज सिस्टर ऑफ सी, ठीक है, ये भी गिवन है। ट्रांजिटिव में हम ए से सी में चेक करते हैं। चेक करो जरा, देखो भाई, ए बी का सिस्टर है, ठीक है, बी सी का सिस्टर है, ठीक है, तो ए बी तो सिस्टर होगा सी का, ये तो सही जा रहा है, ट्रांजिटिव है। तो ए इज ऑल्सो सिस्टर ऑफ सी, ए हमेशा सिस्टर होगा सी का। अब सी चाहे मेल है फीमेल है कोई मैटर नहीं करता, लेकिन ये कंफर्म है कि ए आपका फीमेल है और वो सिस्टर है बी का भी और सी का भी, कंफर्म हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो है कंफर्म होता है कि ये आपका ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव ये होगा, सिस्टर वाला रिलेशन। सिमिलर तो मैंने आपको बताई है, स्टार्टिंग में बताया था, सिमिलर का रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, ये तो रट लो, ठीक है। पैरेलल का रिलेशन, सिमिलर का रिलेशन, कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन, ये हमेशा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। और जब तीनों है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। तीनों रिलेशन होगा तो इक्विवेलेंस कहलाएगा। और परपेंडिकुलर तो मैंने आपको बताया था ये भी, कि परपेंडिकुलर कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होता। रीजन मैंने आपको बताया था कि कोई भी लाइन अपने के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, ठीक है। परपेंडिकुलर रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, आर नहीं होगा। सिमेट्रिक होगा, बिल्कुल होगा। अगर एक लाइन, दो लाइन से समझो, एक L1 है और एक L2 है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो क्या L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगा? बिल्कुल होगा। L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव है क्या? ट्रांजिटिव चेक करते हैं, देखो ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव वैसे नहीं होगा लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर L1 परपेंडिकुलर टू L2, यहाँ पर तीन लाइन्स आपको लेनी पड़ेगी। L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L3, ये गिवन है। ट्रांजिटिव में पहले दो केसेस गिवन होते हैं और पहले का तीसरे से रिलेशन वेरीफाई करना होता है। अब आप वेरीफाई करो क्या L1 का L3 से रिलेशन, मतलब L1 L3 के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, चेक करो जरा, कहाँ से होगा। आप डायग्राम में समझ लो ना, ये L1 या L2 है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L3 के परपेंडिकुलर है। L1 L2 के है, L2 L3 के, ये गिवन है, ये दो कंडीशंस गिवन है। आपको चेक करना है कि L1 L3 के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल नहीं है, पैरेलल आ गया, तो परपेंडिकुलर कहाँ है, तो ये क्या ट्रांजिटिव होगा? नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं है। तो सिर्फ क्या है, सिमेट्रिक। परपेंडिकुलर रिलेशन हमेशा सिमेट्रिक होता है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। राइट डाउन अ रिलेशन विच, ऐसा रिलेशन सोचो जो सिर्फ ट्रांजिटिव है। अभी समझाया था मैंने, सिस्टर वाला रिलेशन, हाँ सिस्टर वाला रिलेशन याद कर लो, ये सिस्टर ऑफ, ब्रदर ऑफ, सिस्टर ऑफ, ये आपका सिर्फ ट्रांजिटिव था। या ग्रेटर का रिलेशन भी समझाया था मैंने, ग्रेटर वाला भी ले सकते हो आप ना, ग्रेटर वाला भी ले सकते हो, लेस देन, ग्रेटर देन, वो भी आप ले सकते हो। ग्रेटर का रिलेशन, लेस देन का रिलेशन, ये क्या होता है आपके ट्रांजिटिव होते हैं। सिमेट्रिक ओनली, परपेंडिकुलर, ये भी बताया था मैंने आपको, परपेंडिकुलर का रिलेशन हमारे सिमेट्रिक होता है, वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होता, ये भी समझाया था। ओनली रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ये मल्टीपल का जो रिलेशन है कि इज मल्टीपल ऑफ, इसको समझाता हूं मैं, इज मल्टीपल ऑफ, ये रिफ्लेक्सिव होता है और ट्रांजिटिव होता है। रिफ्लेक्सिव क्यों होगा? क्योंकि एवरी नंबर मल्टीपल होते हैं अपने के, जितने भी नंबर है, अगर 2 है 2 का मल्टीपल, 3 तो 3 का मल्टीपल, 4 है तो 4 का मल्टीपल, ठीक है ना। तो जितने भी नंबर है वो अपने के मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है। और ट्रांजिटिव क्यों होगा? क्योंकि अगर 2 4 का मल्टीपल है और 4 16 का मल्टीपल है, तो 2 भी 16 का मल्टीपल होगा। ये दो केस तो गिवन है कि 2 4 का मल्टीपल है, 4 16 का मल्टीपल है, तो 2 16 का मल्टीपल होगा, इससे ट्रांजिटिव प्रूफ हो जाता है। सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर 2 4 का मल्टीपल है तो 4 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2, 4 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2, तो सिमेट्रिक नहीं है। 2 4 का मल्टीपल है लेकिन 4 2 का मल्टीपल नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। समझ में आ गया? ओनली सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव, ओनली सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव, इसमें ना फ्रेंड का रिलेशन लिख देना, इज फ्रेंड ऑफ। फ्रेंड का जो रिलेशन है ना वो रिफ्लेक्सिव होता है, हर कोई पर्सन अपने का फ्रेंड होता है, रिफ्लेक्सिव है।
सिमेट्रिक भी होता है कि अगर ए बी का फ्रेंड है, ए इज फ्रेंड ऑफ बी, तो बी भी ए का फ्रेंड होगा, क्योंकि फ्रेंड का रिलेशन दोनों तरफ से चलता है, ठीक है ना। और ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा? अगर ए बी का फ्रेंड है, बी सी का फ्रेंड है, तो जरूरी नहीं है कि ए सी को जानता होगा, जरूरी थोड़ी ना कि ए सी को जानता होगा, क्या पता ए सी का दुश्मन हो, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये कोई ऐसे खास क्वेश्चन नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा माइंड आपका डेवलप हो जाएगा इस चैप्टर के लिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्टिंग क्वेश्चन ढंग से समझ लोगे ना तो माइंड आपका डेवलप हो जाएगा इस चैप्टर के लिए, चीजें बढ़िया आगे समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 3, बस आज इतना ही पढ़ाऊंगा बच्चों, कि बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चंस कवर करेंगे, लेकिन बेसिक मैंने पूरा बता दिया है और थोड़े से क्वेश्चंस भी करा दिए। अगर इतना आपने पढ़ लिया है तो चीजें आपके लिए आगे बहुत आसान हो जाएगी। और पढ़ लेना, बच्चे ना इस चैप्टर को लेकर आलस दिखाते हैं, रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसे नहीं होता कि बोलते चैप्टर बहुत टफ है, टफ नहीं है, बच्चे पढ़ते ही नहीं, इंटरेस्ट नहीं आता बच्चों को इस चैप्टर में, आलस दिखाते हैं। और अच्छी तरह पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। तो आप लोग चैप्टर को पढ़ो, बेसिक को पढ़ो, आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो आप आगे, ए इज द सेट ऑफ मेंबर फैमिली, आर मींस इज ब्रदर ऑफ, मतलब यहाँ पर एक रिलेशन दे रखा है इज ब्रदर ऑफ का, और बताना है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। देखो भाई, ए यहाँ पर क्या है? सेट ऑफ मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। ए के अंदर कई सारे मेंबर, कहीं का ए बी सी डी, इस तरह से 4-5 मेंबर्स है फैमिली के, और यहाँ पर लिखा है कि ए इज ब्रदर ऑफ का रिलेशन बताना है कि ट्रांजिटिव है, ठीक है ना। रिलेशन क्या है कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, ये लिख लेते हैं हम, ये रिलेशन है भाई, ए बी का ब्रदर है। और मैंने आपको पहले बताया था सिस्टर का रिलेशन, ब्रदर का रिलेशन, ये कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होता, सिमेट्रिक नहीं होता, ये सिर्फ ट्रांजिटिव होता है, अभी बताया भी था मैंने। तो ट्रांजिटिव के लिए ही प्रूफ करेंगे अब। और ट्रांजिटिव के लिए ना पहले आपने यहाँ पर 3 ऐसे एलिमेंट्स लेने, 3 ऐसे मेंबर्स लेने जिनके बीच में रिलेशन ये वेरीफाई करता है पहले से ही। मतलब क्या रिलेशन? कि ए बी का ब्रदर है, मतलब ए इज ब्रदर ऑफ बी, ये गिवन है। और ये भी गिवन है कि बी सी का ब्रदर है, बी इज ब्रदर ऑफ सी। बस आपको चेक करना है कि क्या ए सी का ब्रदर है कि नहीं है। आप खुद दिमाग लगाओ, अगर ए बी का ब्रदर है तो ए तो मेल हो गया, कंफर्म है। बी सी का ब्रदर है तो बी भी कंफर्म है, मेल होगा। अब सी मेल है या फीमेल है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अगर ए का रिलेशन सी से निकालना है और ए अगर मेल है तो ये तो कंफर्म होता है कि ए ब्रदर होगा ही होगा सी का। अब सी मेल फीमेल उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इंप्रेस में क्या लिखोगे कि ए इज ऑल्सो ब्रदर ऑफ सी। बस समझ जाओ, डॉक्टर वाली राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। वैसे मैंने समझा दिया है। तो ए यहाँ पर कंफर्म है कि सी का ब्रदर होगा, तो यहाँ से कंफर्म होता है कि ये ट्रांजिटिव है। कोई खास क्वेश्चन नहीं है, बस समझ लो कि कैसे ट्रांजिटिव प्रूफ करना है, कैसे सिमेट्रिक प्रूफ करना है, कैसे रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।